यस, मैं तुम लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तुम लोग के पास बुक होगी ना, एक नया पेज ले लो और जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ में लिखते जाना। टेक अ न्यू पेज and write on the top FIJC plus SYJC plus CAFC, FIJC plus SYJC plus CAFC। अंडरलाइन कर दो। आई वॉन्ट यू टू कैरी स्केल पेंसिल, ये तुमको कैरी करना है। और फिर मैं तुमको एक कैलकुलेटर बताऊंगा, वो भी ले लेना, क्योंकि 11th और 12th के लिए कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, बट सीए फाउंडेशन के लिए कैलकुलेटर्स अलाउड है। तो जब मैं सीए फाउंडेशन के लिए तुमको पढ़ाऊंगा तभी तुमको कैलकुलेटर्स यूज करवाऊंगा। तुमको कैलकुलेटर्स यूज करने की भी आदत होनी चाहिए। 11th 12th एग्जाम में अलाउड नहीं, बट सीए फाउंडेशन इट्स अलाउड, तुम एग्जाम में यूज कर सकते हो। FIJC, SYJC एंड सीए फाउंडेशन। अब ये जो सीए फाउंडेशन है, जैसे मैं लिख रहा हूं बस एग्जैक्टली तुमको वैसे ही लिखते जाना है। सीए फाउंडेशन में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट्स जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं एज इट इज प्रेजेंट करना। अकाउंट्स के बाद है नेक्स्ट नंबर 2 मैथ्स, नंबर 3 इको प्लस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तुम शॉर्ट फॉर्म लिख दो BCK। एंड नंबर 4 लॉ प्लस BCR, ये रिपोर्टिंग है, कमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस रिपोर्टिंग के बारे में है BCR। पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए 40, पास होने के लिए मिनिमम यू रिक्वायर 40 मार्क्स। यस, बट अगर सब में 40 आया ना तो टोटल होता है 160। तुम इंडिविजुअल सब सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन यू कैनॉट गो टू सीए इंटर नेक्स्ट लेवल, बिकॉज तुम्हारा चारों सब्जेक्ट मिला के एग्रीगेट होना चाहिए 200। ये चारों सब्जेक्ट मिला के तुम्हारा 100 मार्क्स है, 400 ईच सब्जेक्ट 100, तो चारों सब्जेक्ट मिला के 400 मार्क्स का पेपर है, जिसमें तुमको 50% मार्क्स आने चाहिए। तुम्हारा एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए। इसका मतलब है पास होने के लिए अपने स्कूल में कॉलेज में एक ही कंडीशन थी कि तुमको मिनिमम 35 या 40 मार्क्स होने चाहिए। जो भी तुम्हारा क्राइटेरिया है स्कूल का, 35 मार्क्स या 40 मार्क्स, वैसे यहाँ पे मिनिमम 40 मार्क्स होना ही चाहिए। अगर 40 से कम हो गया तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन सब मिला के एवरेज मार्क्स तुम्हारे 50% होने चाहिए। इसलिए तुम लोगों को हर एक सब्जेक्ट में .40 लाने का नहीं सोचना है। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में तुमको 90 प्लस भी आएगा, 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकता है। 100 आउट ऑफ 100 बोलता हूं तो स्टूडेंट्स को लगता है सर ऑल इंडिया लेवल पे प्रोफेशनल एग्जाम्स में आएगा क्या? सीए इंस्टीट्यूट तो देता है, वो अपनी ताकत होनी चाहिए लेने की। इंस्टीट्यूट तो अकाउंट्स में 100 में से 100 देता है, मैथ्स में भी 100 में से 100 देता है, अपनी ताकत होनी चाहिए लेने की। So you can score 90 plus in accounts, you can score 90 plus in maths. अच्छा, मैथ्स का जो पेपर है ना सीए फाउंडेशन का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, वो एमसीक्यूज का है, ABCD दिया रहेगा और तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। सो इसमें तुम स्कोर कर सकते हो। हम लोग तुमको ट्रेन करेंगे किस तरीके से तुमको मैथ्स में और अकाउंट्स में एक्सपर्टीज आनी चाहिए, दैट वी विल ट्रेन। फिर इको एंड BCK, ये सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का है, दोनों मिला के
इकोनॉमिक्स और बीसी के दोनों मिला के 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। हियर ऑल्सो यू शुड गेट 50 प्लस। बच्चों को 80 प्लस भी आता है, 90 प्लस भी आता है। इधर यहाँ पे भी तुमको 50 प्लस ही आना चाहिए। तो अपने को ये वाला तो क्राइटेरिया के बारे में सोचना भी नहीं है। अपने को हर एक सब्जेक्ट में टॉप मार्क्स लाने हैं। और तुम्हारा जो टोटल है, तुम्हारा टोटल 320 प्लस होना चाहिए। 320 प्लस, 350 प्लस आउट ऑफ 400। सी, सीए फाउंडेशन के फर्स्ट बैच से हमने रैंकर्स प्रोड्यूस किए। मेरा जो सीए फाउंडेशन का पहला बैच था, उसमें ऑल इंडिया 22nd रैंक आया था। जो सेकेंड बैच था उसमें ऑल इंडिया 15th रैंक आया था। थर्ड बैच में वी हैड ऑल इंडिया 12th रैंक। और उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन में रैंक्स देना बंद कर दिए। अब सीए फाउंडेशन में खाली पास और फेल होता है। बट मैं तुमको बोलता हूं, अगर 320 प्लस है, 350 प्लस है ना, तो आज भी वो रैंकर्स ही है। अगर रैंक्स देता तो तुमको ऑल इंडिया रैंक आता। सीए इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया लेवल पे खाली 50 रैंक्स देता है, खाली 50 ही रैंक देता है, 50 रैंक्स। और ये 50 रैंक्स तुम्हारे क्या बोलते हैं ना, लोकेलिटी का रैंक नहीं है, तुम्हारे कॉलेज का रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पे रैंक है। अगर सपोज तुमको सीए इंस्टीट्यूट रैंक देता है फर्स्ट रैंक, दैट मीन्स ऑल इंडिया में तुम्हारे जितना मार्क्स कोई नहीं लेके आया अपने ऑल इंडिया लेवल एग्जाम से। सो रिमेंबर 320 350 प्लस का अपने को टारगेट करके चलना है। सो ये फाउंडेशन का तुमको मैंने सब्जेक्ट्स और पास होने का क्राइटेरिया समझाया। तुम लोग ने लिखा है ये सब? यस, यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। हाँ सर। ओके, अभी बात करता हूं मैं दिस सब्जेक्ट। अब बात करता हूं अकाउंट्स की। तो उसके लिए एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट लाइन उसको क्लोज कर दो। और तुम्हारा बैलेंस पेज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे देखो तुम्हारे बुक में जैसा पेज है ना, वैसा ही पेज मेरे पास भी। तुम्हारे बुक में 32 लाइन्स होगी, मेरे पास भी टोटल 32 लाइन्स ही है। आई ऑल्सो हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ लाइन्स। तो मैंने सेम वही पेज रखा है कि तुमको जो मैं बोलूं बराबर पता चल रहा है। उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब मैं सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है उसके कुछ टॉपिक्स मिलेंगे एफआईजेसी में, कुछ टॉपिक्स मिलेंगे एसवाईजेसी में, और कुछ टॉपिक्स जो है एफआईजेसी एसवाईजेसी में नहीं है, उनको मैं बोलता हूं अदर्स। तो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के टॉपिक अब 3 जगह पे स्प्रेड हो रहे हैं, एफआईजेसी, एसवाईजेसी एंड अदर्स। जो एफआईजेसी के साथ सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स हैं, पहले वो बताता हूं। और इनफैक्ट मेरा पहला कवरेज उसी का रहेगा। तो तुम्हारा एफआईजेसी भी सिक्योर्ड हो जाएगा और मेरे सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स भी होंगे। सो एफआईजेसी पुट अ डैश एंड राइट सीएएफसी, ब्रैकेट में लिख देना। और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत स्लो है, मैं बहुत आराम से जाता हूं, हर एक चीज डिटेल में कराता हूं। तुमको सब चीज समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस जितना बोलूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। यू विल बी परफेक्ट। एंड मैं हर चीज में परफेक्शन पे लेके आऊंगा तुमको। इन एवरी एस्पेक्ट जो भी अकाउंट्स में पढ़ाना है, हर चीज को बहुत परफेक्शन के साथ कराऊंगा मैं। तुम अगर वो परफेक्शन के साथ करने लग गए ना, तो तुमको एग्जाम में 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखना, इफ यू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं करा रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही करना। अब एफआईजेसी के जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले नंबर 1, पहला टॉपिक जो कॉमन है, जो एफआईजेसी में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है, वो है बैंक रिकंसिलिएशन
स्टेटमेंट। राइट डाउन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और यही पहला टॉपिक है जो मैं चालू करने वाला हूं तुम लोग के साथ, क्योंकि ये टॉपिक करते करते तुम लोग एकदम परफेक्शन पे आ जाओगे, प्लस मेरे रिदम में आ जाओगे। मेरा और तुम्हारा वेवलेंथ मैच होने लग जाएगा, जो मैं सिखा रहा हूं तुमको समझ में आने लग जाएगा। फिर मैं दूसरे टॉपिक्स पे जाऊंगा। अच्छा, इसका हर एग्जाम में एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही है सीए फाउंडेशन में। तुम्हारे 11th का टॉपिक है। मैं 11th के तुम्हारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को भी कवर करूंगा, और फिर मैं मेरी सीए फाउंडेशन की बुक दूंगा, वो भी कवर करूंगा। पहले 11th स्टैंडर्ड का कवर करूंगा, फिर सीए फाउंडेशन के बुक से कराऊंगा, और तुमको पता चलेगा लेवल में जो चेंजेस है, फाउंडेशन में क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 11th में क्या लेवल के, तो तुम्हारा दोनों सिक्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो है नंबर 2, यह है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, इस पे सीए फाउंडेशन में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, और 11th स्टैंडर्ड में भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। डेप्रीसिएशन के बाद में और एक टॉपिक जो कॉमन है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो तुम लोग ने जर्नल एंट्रीज की है ना, ये इससे रिलेटेड है कि वो लोग एक एंट्री देंगे, ट्रांजैक्शन देंगे जिसमें कुछ मिस्टेक होगी, और अपने को रेक्टिफाई करके राइट एंट्री पास करनी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। स्टूडेंट्स फाइंड दिस टॉपिक डिफिकल्ट, क्योंकि उनको जर्नल एंट्रीज में अगर कमांड नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज अच्छे से नहीं कर सकते, तो ये टॉपिक में उनको बराबर से कुछ समझ में नहीं आता। सो वी विल डू एवरीथिंग विद क्लैरिटी। जरूरत पड़ी तो जर्नल भी समझा दूंगा मैं, जर्नल के जो बेसिक्स है वो भी करा दूंगा। और फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक जो कॉमन है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, A/CS लिखा है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। ये तुम लोग लिखते होगे अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, ये 4 टॉपिक तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के हैं, जो सीए फाउंडेशन में भी है। तो ये चारों टॉपिक कराऊंगा, जिससे तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड सेफ हो जाएगा। तुमने जो भी क्लास कर रखी है, ये 4 टॉपिक छोड़ने के बाद एक ही टॉपिक और बचता है, सिंगल एंट्री। ये 4 टॉपिक तुमको तुम्हारे क्लास में नहीं करना है, जहां पे 11th की क्लास कर रहे हो वहां पे नहीं करना है। ये 4 टॉपिक मैं करा रहा हूं, उसी से करना है। 2 जगह से करोगे, अलग अलग तरीका होगा, और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो 11th स्टैंडर्ड के तुम्हारे मैंने वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी आज तुमको सेंड किया है, उसमें देख लेना। ये 4 टॉपिक कॉमन है, खाली एक सिंगल एंट्री एक टॉपिक बचेगा जो तुम तुम्हारे क्लास से सीख लेना, जो भी तुमने 11th की क्लास की है। वो कॉमन टॉपिक नहीं है, वो सीए फाउंडेशन में नहीं है। अब SYJC का टॉपिक, बट मैं SYJC बोलता हूं ना, तो SYJC का मतलब वही टॉपिक की बात कर रहा हूं जो सीए फाउंडेशन में, और तुमको मालूम पड़ेगा पूरा SYJC सीए फाउंडेशन ही है। SYJC के सारे टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, उसके अलावा सारे टॉपिक सीए फाउंडेशन में। तुमको पहला टॉपिक बताता हूं, नंबर 1, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तक ये खाली तुम्हारे लिए नाम है, फिर जब हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, मैं सिखाना चालू करूंगा, तब तुमको आ जाएगा सब टॉपिक। नंबर 2, मतलब कोई पार्टनर बिजनेस में, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो सीखोगे तुम। फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है बिजनेस से, तो वो जो पार्टनर रिटायर होता है उसका अकाउंट कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो यहां पे हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये तीनों टॉपिक SYJC के मेन टॉपिक है, और तुम्हारे सीए फाउंडेशन में भी डेथ ऑफ अ पार्टनर।
ये तीनों टॉपिक है। रिटायरमेंट और डेथ दोनों में एक ही फर्क है, रिटायरमेंट में पार्टनर खुद चल के जाता है, डेथ में उठा के लेके जाते हैं बस। बाकी दोनों का मतलब होता है कि पार्टनरशिप, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में से एक पार्टनर आउट हो रहा है, तो जो पार्टनर आउट हो रहा है उसका हिसाब किताब करके, रिटायरमेंट होता है तो उसी को दे देने का पैसा, और डेथ होता है तो उसके लीगल हेड्स को दे देने का, जो उनके वारिस है उसको दे देगा। ये 3 टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी एक टॉपिक है जो तुम्हारे SYJC में भी है एज वेल एज CFC में भी है। देखो मैंने सबके बारे में यहाँ पे लिख के रखा है, CFC मैंने ऊपर लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने टॉप पे लिख के रखा है, मैंने यहाँ लिखा है CFC। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, मैंने अभी फाइनल अकाउंट्स लिखा था, फिर से आएगा फाइनल अकाउंट्स, वापस से आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने वहां पे लिखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है उसका फाइनल अकाउंट्स, और 12 स्टैंडर्ड में है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स। बट फाइनल अकाउंट्स हर साल मिलेगा तुमको, एवरी ईयर तुम्हारे पास एक टॉपिक रहने वाला ही है फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म अभी लिखना नहीं है, तुम खाली एनपीओ लिखो। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म का भी सीखोगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, जो सोसाइटी को सर्विस देते हैं। जैसे तुम्हारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस है, गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स की फ्री एजुकेशन होता है, बॉयज की फीस भी ना के बराबर होती है। इवन तुम्हारे जो कॉलेजेस है, NM कॉलेज है, मिठीबाई कॉलेज है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तुम्हारा पूरे साल का 1000 रुपए से ज्यादा तुम्हारी फीस नहीं लगेगी। तो 1000 रुपए में एक स्टूडेंट से जो 1000 रुपए मिला, उससे उनके प्रोफेसर का पेमेंट एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता है। इनको गवर्नमेंट के तरफ से एड मिलता है, और इनका पर्पस है टू एजुकेट द चिल्ड्रंस। वो पूरे खाली उनका एक ही पर्पस है कि बच्चों को उनको एजुकेट करना है, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। तो उनका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना है? कोई एनजीओस होते हैं, लाइब्रेरी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, जहाँ पे बहुत सस्ते दाम पे ट्रीटमेंट होता है। इफ यू गो टू हॉस्पिटल्स लाइक हिंदुजा, नानावटी, दे आर कॉस्टली हॉस्पिटल्स। उनको 5 स्टार होटल जैसा ही होता है, उसमें तो इतने चार्जेस लगते हैं। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ज्यादा फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन वो इलाज जो करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं एट अ लोअर कॉस्ट, बहुत 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 कम पैसा लेते हैं, या फ्री, कई ट्रीटमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। तो उनका फाइनल अकाउंट्स कैसे होगा वो सीखोगे। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट एनपीओ के बाद में, एनपीओ के बाद में तुमको और एक टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स ये टॉपिक SYJC में है एज वेल एज CFC में, एंड वन मोर टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, तुमको SYJC में है ना और भी 1-2 टॉपिक मिलेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट वो 100% चॉइस में रहते हैं, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अब एक ही टॉपिक बचता है जो CA फाउंडेशन में नहीं है, टॉपिक नंबर 9। बस ये एक टॉपिक बचता है जो CA फाउंडेशन में नहीं है। तुमको मालूम है इधर भी एक टॉपिक था जो CA फाउंडेशन में नहीं था, सिंगल एंट्री। ये नॉट इन CA फाउंडेशन, और यहां पे आएगा डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आता है, फॉर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये टॉपिक का नाम है. दिस इज नॉट देयर इन योर सीए फाउंडेशन, बट ये तुम्हारे सीए इंटर में आएगा, बट सीए फाउंडेशन में तो नहीं है. मतलब तुम्हारा पूरा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस सीए फाउंडेशन में आ गया, एक्सेप्ट वन टॉपिक, कॉमन टॉपिक. ये नंबर 2 कॉमन टॉपिक दोनों जगह पे है, SYJC में भी है, सीए फाउंडेशन में भी है. नंबर 3 कॉमन टॉपिक तुम लोग लिख रहे हो साथ साथ में. आर यू ऑल राइटिंग टुगेदर along with me? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नमन किधर, नमन आ गया? Yes, sir. ओके ओके. उसके बाद में अदर टॉपिक्स. अब मैं बात करता हूं वो टॉपिक्स जो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, 11th और 12th में नहीं है. नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक टॉपिक और सिखाया जाएगा. पार्टनरशिप सिखाने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ये इवन दो 12th के सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग सिखा देंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स. फिर आएगा नंबर 3, स्टॉक वैल्यूएशन एंड रिकंसिलिएशन. स्टॉक वैल्यूएशन एंड रिकंसिलिएशन. एक मिनट. स्टॉक वैल्यूएशन एंड रिकंसिलिएशन. जैसा एक बैंक रिकंसिलिएशन है ना, वैसा एक स्टॉक रिकंसिलिएशन भी आएगा. फिर उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कंटिन्यूड टॉपिक है एक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ और एक टॉपिक कंटिन्यूड है, एकोमोडेशन बिल्स, जो 12th के सिलेबस में नहीं है. पुराने सिलेबस में तो होता था, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एकोमोडेशन बिल्स दोनों था. एकोमोडेशन बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एकोमोडेशन बिल्स. फिर से आ गया फाइनल अकाउंट्स. लेकिन अब मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट. सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स बताया सोल ट्रेडर का. देखो यहाँ पे फाइनल अकाउंट जो बताया था ये था सोल ट्रेडर का, ये रहा सोल ट्रेडर का. ये फाइनल अकाउंट्स बताया मैंने पार्टनरशिप फॉर्म का. अब जो फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहा हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स. मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स. यस, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स. सो फाइनल अकाउंट्स तो हर लेवल पे रहेगा ही तुम लोगों को. उसके बाद में और एक टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट. एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट. और one more topic is goods sent on sale or return. Goods sent on sale or return, ये और एक टॉपिक है. So these are the other topics
और लास्ट में आएगा थियरी ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम में थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं, थियरी ऑफ अकाउंट्स। 20 मार्क्स का एग्जाम में थियरी क्वेश्चंस भी आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, शॉर्ट नोट्स भी होते हैं। थियरी ऑफ अकाउंट्स, ये तुम्हारा कंप्लीट सीए फाउंडेशन का सिलेबस है जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। रीजन फॉर स्टार्टिंग योर बैच अर्ली इज, पहले मैं ये टॉपिक्स कराने वाला हूं। अब मैं कैसे प्रोग्रेस करूंगा, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इवन मैथ्स के लिए भी जब भी सर तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर लेंगे तो तुमको पूरा कंपैरिजन चार्ट बताएंगे कि 11th स्टैंडर्ड के कॉमन टॉपिक, 12th के कॉमन टॉपिक और अदर देन दोस, और किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले वो हम लोग सब समझाएंगे। अभी तुम लोग करंटली 11th स्टैंडर्ड में हो तो मैं सीए फाउंडेशन के ही टॉपिक्स कराऊंगा। बैंक रिकंसिलेशन टॉपिक जैसे मैं चालू करूंगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और पहले चैप्टर के साथ मेरे साथ तुम्हारा वेवलेंथ मैच हो जाएगा। पहले मैं 11th का कवरेज करूंगा तो तुम्हारा 11th सेफ हो जाएगा, और मैं मेरी सीए फाउंडेशन की टेक्स्ट बुक दूंगा। फिर उसके बाद जैसे 11th पार्ट कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से, फिर मैं सीए फाउंडेशन वाली बुक से कराऊंगा। और तुमको याद रखना 11th और 12th तुम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक कवर करके जाना, दैट्स मोर देन इनफ। मेरे पास एक्स्ट्रा बोर्ड क्वेश्चंस भी है 12th स्टैंडर्ड के। मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक कवर कराने के बाद बोर्ड क्वेश्चंस का मेरे पास एक सेपरेट बुक है, वो पूरा कराऊंगा। तो वो सब करने के बाद में एग्जाम में एक भी नया क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर चॉइस के साथ वो का वो आता है जो मैं करवाता हूँ। ये खाली तुम्हारे 11th और 12th के लिए नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल जो मैंने क्वेश्चन सेट किए हुए उसमें से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी भी एग्जाम्स चल रहे हैं, और जैसा मैंने क्वेश्चन सेट किया है एग्जाम होते ही बच्चों का रिस्पॉन्स आता है। इमीडिएटली बच्चे मेरे को पेपर सेंड करते हैं और मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे पता चल जाता है मेरे को वो का वही आया। अभी आज के पेपर में भी, आज भी एक सीए इंटर का एडवांस अकाउंट्स का पेपर था जो मैंने कराया हुआ एज इट इज आया। सो इवन इन 12th स्टैंडर्ड तुमको कुछ नया नहीं मिलेगा, जो मैंने करवाया वो बराबर से करके जाना। यू आर 100% टोटली 100% सेफ हो। सो मैं पहले बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कराऊंगा, वो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का पहले पार्ट कवर करके फिर सीए फाउंडेशन का साथ में ही कराऊंगा। फिर डेप्रिसिएशन 11th स्टैंडर्ड का कवरेज करूंगा, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल सीए फाउंडेशन का। सेम वे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बेसिक लेवल 11th स्टैंडर्ड, एडवांस लेवल सीए फाउंडेशन, फाइनल अकाउंट्स बेसिक लेवल एडवांस लेवल। ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग तुम्हारे क्लास में जो ज्वाइन करके रखा है वहां पे कर लेना। सिंगल एंट्री बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, बट एसवाईजेसी तो मैं सब करूंगा। एसवाईजेसी में तो मैं ये भी करूंगा, बिकॉज आई एम टेकिंग योर एसवाईजेसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं ये भी कराऊंगा। डिसोल्यूशन भी कराऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सीएफसी का। हाँ, सेम वे एडमिशन ऑफ पार्टनर, फर्स्ट आई विल कंप्लीट एसवाईजेसी, देन आई विल गो फॉर एडवांस लेवल, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये तीनों बेसिक और एडवांस लेवल पे मैं कराऊंगा। साथ साथ में पहले एसवाईजेसी कवर और फिर उसके बाद में सीएफसी के क्वेश्चंस, उसके अलग से टेक्स्ट बुक दूंगा मैं तुमको। तो ये सारे टॉपिक जैसे 11th खत्म होगा ना, ये 11th जैसे कंप्लीट होगा ना, जैसे अपना 11th वाला पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं 12th पे आ जाऊंगा। आई विल कम फॉर 12th स्टैंडर्ड। मैं ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो कवर करना चालू कर दूंगा, और 12th के साथ में एडवांस लेवल सीए फाउंडेशन आई विल कवर। ये सब कवर होने के बाद में वंस दीस आर कवर्ड, ये सब हो गया, 12th का सिलेबस इज डन। फिर 12th का मैं टेस्ट पेपर का टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा, और मीनवाइल लेक्चर्स में चालू कर दूंगा इनके। एक बार 12th का सिलेबस हो गया ना तो 12th के मैं टेस्ट सीरीज चालू कर दूंगा, उसके पेपर्स दूंगा, तुम सॉल्व करके देते जाओगे, वहां पे 12th स्टैंडर्ड को परफेक्ट कराना चालू करूंगा। और मीनवाइल साथ साथ में मैं ये वाले टॉपिक्स कवर करूंगा जो 12th में नहीं है, ये सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करूंगा। और मेरा टारगेट है बाय डिसम्बर 2021 I want to complete
full accounts. When I say full accounts का मतलब है ये और ये तीनों मैं कंप्लीट करूंगा, तीनों कंप्लीट करूंगा। एसवाईजेसी का पूरा अकाउंट्स लेके टेस्ट सीरीज के साथ दिसंबर तक तुमको मैं प्रिपेयर कर दूंगा। और अदर देन दैट सारे टॉपिक्स में सीए फाउंडेशन के जो अदर है, जो एफआई और एसवाई के कॉमन नहीं, वो भी कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट तुम लोग एसवाईजेसी भी अच्छे से दे पाओगे। और एसवाईजेसी देने के बाद में मेरे पास कम से कम पूरा मार्च का 15 डेज, अप्रैल का 30 डेज और मई का कुछ 10 दिन बचेगा। मतलब लगभग मेरे पास 15, 25 एंड 30, लगभग मेरे पास 55 डेज होंगे। उसमें मैं खाली टेस्ट सीरीज वगैरह कराऊंगा और एक छोटा कुछ पार्ट अगर बच गया रहेगा ना, 10-20% सिलेबस, इजी टॉपिक्स, अकाउंट्स के नहीं, दूसरे सब्जेक्ट जो एमसीक्यूज वाले सब्जेक्ट है वो कवर करवा के पूरा खाली वहां पे हम लोग तुमको परफेक्शन का काम करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लेते रहेंगे। सो दिस इज हाउ योर सिलेबस विल बी डन। जो पहला जो मैं कंप्लीट करने वाला हूं ना, वो एफआईजेसी वाला पार्ट करूंगा। नाउ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अभी ये मेरा पहला टॉपिक रहेगा जो मैं स्टार्ट करूंगा। तुमको मैंने कंप्लीट लेआउट दे दिया है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज बोलता हूं मैं, तुम्हारा कल इवन मैं लॉ का भी लेक्चर्स चालू कराऊंगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अकाउंट्स रहेगा और सैटरडे संडे तुम्हारा जो रहेगा वो लॉ का सिलेबस चालू हो जाएगा। दिस लॉ एक्चुअली ये इसका 2 लेक्चर हो चुका है। तो पहले सर क्या करेंगे, तुमको कल के दिन में 2 लेक्चर नहीं हुआ, इनफैक्ट एक ही लेक्चर हुआ है इंट्रोडक्शन का। तो टुमारो सर विल, कल मेरा अकाउंट्स का लेक्चर भी रहेगा और लॉ का लेक्चर भी सर लेंगे। और साथ में क्या करेंगे ना, वो जो पहले वाले फर्स्ट डे पे जो करवाया था वो एक बार तुम लोगों को ब्रशअप करा देंगे। पूरा ब्रशअप नहीं, इनफैक्ट तुम्हारा पूरा सेपरेट लेक्चर लेंगे, पूरा सेपरेट लेक्चर लेंगे। जो उनका एक लेक्चर हुआ है वो तुम्हारा सेपरेटली लेंगे तुम चारों का। और फिर सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे अकाउंट्स का लेक्चर नहीं रहेगा, लॉ का लेक्चर रहेगा। तो लॉ का लेक्चर्स भी अभी साथ साथ में चालू हो जाएगा। These lectures will start every Saturday, Sunday. These lectures will be there. So अभी ये मंथ में अकाउंट्स और लॉ ये 2 चालू रहेगा तुम्हारा। और उसके बाद में मैं एक एक करके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा एंड एवरी सब्जेक्ट टीचर विल गिव यू कंप्लीट इंट्रोडक्शन। दे विल मेक यू कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। और पहला लेक्चर जो रहता है उसमें हम लोग खाली बताते हैं कि लेआउट क्या रहेगा, किस तरीके से जाने वाले हैं। तुमको ये समझ में आया सब कुछ? देख लो यहाँ पे पहले सीएफसी का मैंने बात किया है, सीएफसी का अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एज वेल एज लॉ एंड बीसीआर, ये 4 सब्जेक्ट हो गए सीएफसी के। अभी मैंने बात किया है खाली अकाउंट्स का। तो जब मैंने अकाउंट्स की बात की है तो अकाउंट्स के तुम्हारे कंप्लीट टॉपिक्स का मैंने डिस्कशन कर लिया है कि सीएफसी में तुम्हारे अकाउंट्स के टॉपिक ये 3 लेवल पे स्प्रेड किए हुए हैं। सेम वे मैथ्स के फैकल्टी जो आएंगे वो मैथ्स के टीचर भी तुमको बता देंगे तुम्हारे टॉपिक 11, 12 कैसे स्प्रेड किए हुए हैं। जब भी मैं इको के टीचर को इंट्रोड्यूस करूंगा तो वो भी बता देंगे तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी कितना 12th स्टैंडर्ड का कॉमन सिलेबस में है सीए फाउंडेशन। तो वो पहले 12th को कवर कराएंगे, 12th को बहुत परफेक्ट करेंगे एंड एवरी टीचर इज एक्सेलेंट टीचर, वो तुमको फर्स्ट लेक्चर से पता चल जाएगा। सो पहले इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराएंगे एसवाईजेसी का और वो खत्म होने के बाद में तुमको साथ में सीए फाउंडेशन का रिलेटेड टॉपिक कराएंगे। सो एवरी सब्जेक्ट टीचर विल इंट्रोड्यूस इन डिटेल एवरीथिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट तो अपने एसवाईजेसी में भी कॉमन है जो मैंने तुम लोगों को ऑफर किए थे और तुम लोग ने लिए हैं, अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको। अभी जो अकाउंट्स का हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एक नया पेज ले लो, टेक अ न्यू पेज। ये पेज छोड़ ही देना। अब ये पेज पे जितना भी लाइंस बचा रहेगा छोड़ देना, टेक अ न्यू पेज। और
आमने सामने का पेज होएगा तो बेस्ट है। इनफैक्ट आमने सामने का पेज लो, आमने सामने का पेज मैं बताता हूं कैसे। ये पेज छोड़ देना, इसके बाद में चले जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया तुम्हारा 2 फ्रंट साइड पेजेस। देख लो जैसी तुम्हारी बुक है ना वैसा ही ये मेरा पेज है, एग्जैक्टली तुम्हारी बुक जैसा ही मेरा पेज है। ये तुम्हारा पेज नंबर 1 हो गया, ये तुम्हारा पेज नंबर 2 हो गया, आमने सामने का पेज। तो वी आर ऑन दिस पेज नाउ, हम लोग ये वाले पेज पे हैं। एंड डोंट एवर स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, आई एम वेरी पर्टिकुलर, और धीरे धीरे करके तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं सिखाता हूँ, ये वाले लाइन से शुरू नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन। तुम्हारा जो पहला टॉप लाइन होता है ना, रेड लाइन होता है, वहां पे उसको अंडरलाइन करो, और यहाँ पे अपने को टॉपिक का नाम लिखना है। यू ऑल आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज, आर यू ऑल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड पेज पे, नॉट ऑन द फर्स्ट लाइन बट ऑन द रेड लाइन। तुम्हारे बुक में जो ऊपर रेड लाइन होता है वहां से स्टार्ट करना है, वो लाइन को अंडरलाइन करो और लिखोगे नेम ऑफ द टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, FYJC प्लस CFC। जब भी बात करना है तभी माइक ऑन करो, अदरवाइज माइक बंद कर दो प्लीज, तो बैकग्राउंड की आवाज आती रहती है। जब भी मैं कुछ बोलता हूं तभी माइक ऑन कर दिया करो। FYJC प्लस CFC, ये मैं हर टॉपिक में लिखाऊंगा, FYJC प्लस CFC। हाँ, पहले थोड़ा लिखने का काम कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। आज इंट्रोडक्शन का दिन है तो मैं आज ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं जस्ट थोड़ा लिखवाने का काम करवा देता हूं, फिर प्रॉपरली अपना काम चालू हो जाएगा। FYJC प्लस CFC, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, डोंट लीव एनी लाइन, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, कोई लाइन छोड़ना नहीं। इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे फॉर्मेट, write down your format and you will write bank reconciliation, bank reconciliation statement, bank reconciliation statement as on 31st December 2020, 31st December 2020। काउंट 6 लाइन्स, 6 लाइन काउंट करो और एक क्लोजिंग लाइन बनाओ। ये सब फ्री हैंड ड्राइंग मत करना प्लीज, स्केल पेंसिल से करना, और पेन से नहीं करना। जब लाइंस बनाते हैं तो हम लोगों को पेंसिल से बनानी होती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2020, और उसके बाद मैंने 6 लाइन खाली रखी, 1 2 3 4 5 6, और एक क्लोजिंग लाइन बना दी, और लास्ट में 2 कॉलम बना लो 2-2 सेंटीमीटर्स के, लगभग 2-2 सेंटीमीटर्स के 2 कॉलम बना लो। टू सेंटीमीटर्स। हाँ, फर्स्ट लाइन क्लोज करोगे, क्लोज द फर्स्ट लाइन,
इधर रुपये का साइन डालोगे और यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, टेंशन में मत आ जाना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाया नहीं तो क्या समझेगा। मैं लिखवाने का काम करवा रहा हूं, मैं अभी लिखवाने का काम करवा रहा हूं। मैं जब भी समझाना चालू करूंगा तो सब कुछ समझ में आएगा, तो टेंशन मत लेना कि अभी कुछ नहीं समझा। आई हैव नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, मैं खाली लिखवाने का काम करवा रहा हूं। यस, लिखोगे यहां पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम, और इधर एक टिक मारना। अगले लाइन पे लिखोगे ऐड, और ऐड में ऐसा मैं 2 लाइन बना रहा हूं, वो 2 लाइन बना लो, और फर्स्ट कॉलम में ऐसा 2 टिक मार दो। टिक इज नथिंग बट ये अमाउंट है, और टोटल बाहर निकाल दो। अगले लाइन पे लिखोगे लेस, लेस में भी ऐसे 2 लाइन बना दो। सब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले लिख लो थोड़ा। टोटल बाहर निकाल दो और लिख दोगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, डबल टिक मार दो। ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। नो, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सबका हो गया लिख के? यस एवरीवन, यहां तक लिख के हो गया सब लोगों का? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अब मैं तुमको थोड़ा समझाता हूं। अब लिखना नहीं है, बाद में मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर एवरीथिंग। मैं पूरा थियरी लिखवा के दूंगा, जो जो मैं समझा रहा हूं सब कुछ लिखवा के दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। कोई रनिंग नोट्स मत लिखना, कुछ भी स्क्रिबल नहीं करना। चलो अभी ध्यान दो, मैं तुमको बताता हूं। जब कोई भी पर्सन, नाउ यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, मैं फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा नहीं कराता हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, टॉपिक का टॉपिक्स के बारे में बता दिया, और ये टॉपिक एक स्टार्ट करके मैं रोक दूंगा, फिर अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा। बिकॉज डे 2 ऑनवर्ड्स, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स प्रॉपरली टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी सुनो, कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है ना, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स हिज बिजनेस, तो उसको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो बैंक में एक अकाउंट ओपन करता है। जब बैंक में वो अकाउंट ओपन करता है, तो जो भी उसके बैंक में वो चेक या कैश डिपॉजिट कर रहा है या निकाल रहा है, उसका हिसाब किताब, वो सारे ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग बैंकर करता है। अगर तुमने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक वाला तुमने जो भी ट्रांजैक्शंस किया है ना, उसकी पूरी अकाउंटिंग करेगा। और तुमको मालूम है, तुम लोग बीच बीच में बैंक में जाते हो, और बैंक में जाके क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए एक बुक अपडेट करा के लाते हो। मालूम है ना कौन सी बुक अपडेट करा के लाते हो?
कौन सी बुक अपडेट करा के लाते हो बैंक में जाके? पासबुक। यस, हम लोग पासबुक अपडेट करा के लाते हैं, तो पासबुक से अपने को मालूम पड़ जाता है कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, कितने हम लोग ने चेक डिपॉजिट किए, कितना हमने कैश डिपॉजिट किया, कितना हम लोग ने चेक इश्यू किया है, किसी को चेक दिया है, और कितना हम लोग ने कैश विड्रॉ किया है। कोई हमने डेबिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट किया है क्या, कोई हमारा बैंक चार्जेस कटा है क्या, कुछ हमको इंटरेस्ट मिला है क्या बैंक में, वो सारी डिटेल्स हम लोग नहीं फिलअप करते, ये बैंक वाला फिलअप करके देता है। और कौन से बुक में फिलअप करके देता है? पासबुक। इसका मतलब है तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी लेना देना हुआ है, जो भी लेन देन हुआ है, वो सब ट्रांजैक्शन बैंक वाला मेंटेन करके तुमको एक बुक में लिख के देखता है, बुक में लिख के देगा, दैट इज पासबुक। लेकिन एट द सेम टाइम, अच्छा, ये जो बैंक का अकाउंट होता है ना, बिजनेस के लिए जो बैंक का अकाउंट होता है ना, ये होता है करंट अकाउंट। बैंक में बहुत अलग अलग टाइप के अकाउंट्स ओपन होते हैं। बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन होता है। अगर तुम लोग तुम्हारा अकाउंट ओपन करोगे तो करंट अकाउंट नहीं होगा, तुम्हारा सेविंग बैंक अकाउंट होगा। फिर बिजनेसमैन जो अकाउंट ओपन करता है वो होता है करंट अकाउंट। फिर अगर तुमको शेयर्स में ट्रेडिंग करना है तो होता है डीमैट अकाउंट। अगर तुम लोगों को तुम्हारा पैसा बैंक में रखना है एफडी में, तो एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एवरी मंथ कुछ पैसा जमा कराना है तो तुम्हारे पास होता है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस तरीके से बैंक में बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स ओपन होते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन अकाउंट ओपन करता है ना, वो होता है बैंक करंट अकाउंट। वो बैंक करंट अकाउंट होता है। और ये जो बैंक करंट अकाउंट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके लिए बैंक तुमको वो सारे ट्रांजेक्शन एक बुक में रिकॉर्ड करके देता है, और वो बुक को बोलते हैं हम लोग पासबुक। लेकिन बिजनेसमैन है ना, वो पासबुक का वेट नहीं करता है। उसके ऑफिस में, अकाउंट्स ऑफिस में, यस, उसके अकाउंट्स ऑफिस में जो अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग भी करता है। सो उसके अकाउंट्स ऑफिस में जो अकाउंटेंट है वो भी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। ये जो बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, ये सारे ट्रांजैक्शन ये अकाउंट्स ऑफिस में अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करता है। सेम वही ट्रांजैक्शन जो बैंक में हुए हैं, जो बैंक ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है ना, जो बैंक ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, वो अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स के बुक्स में, बिजनेसमैन के अकाउंट्स के बुक्स में भी रिकॉर्ड करता है। अच्छा, यहाँ पे बैंक ने जो बुक में रिकॉर्ड किया वो बुक होती है पासबुक, लेकिन अकाउंटेंट जो बुक में रिकॉर्ड करता है, ये बुक का नाम होता है कैश बुक। तुम बोलोगे सर कैश बुक क्यों बोलते हो, बैंक बुक बोलो। नहीं, इसको कैश बुक बोलेंगे क्योंकि कैश बुक में एक्चुअली 3 कॉलम होते हैं। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और एक होता है डिस्काउंट कॉलम। आजकल तुम्हारे एफआईडीसी में ये डिस्काउंट कॉलम लिखना बंद कर दिया उन लोग ने, अदरवाइज ये 3 कॉलम होते हैं। तो मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैश बुक में ये कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैश बुक के ये कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, कैश बुक के ये कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं बोलो कैश बुक के कौन से कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं? एम आई टॉकिंग अबाउट कैश बुक कैश कॉलम? से यस और नो? Yes, all of you. Am I talking about cash book, cash column? No. Am I talking about cash book, discount column? No, sir. No. No, I am not talking about cash book, cash column. I am not talking about cash book, discount column, but I am talking about cash book, bank column. तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के करंट अकाउंट में होता है, वो 2 जगह पे रिकॉर्ड होता है।
वो दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? उसका बैंकर रिकॉर्ड करता है पासबुक में, और उसका अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है कैश बुक में, बैंक कॉलम में। अच्छा, तुम बोलोगे सर सेम, सारे के सारे सेम ट्रांजैक्शंस है, तो जितना जितना बैलेंस इधर दिखेगा उतना ही बैलेंस इधर दिखना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, सपोज मेरे पास 15,000 रुपीज आया था बैंक में, उसमें से 5,000 रुपीज मैंने विड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास 10,000 रुपीज बैंक में बैलेंस है। और आपने बोला कि ये का ये ट्रांजैक्शन, यहाँ पे अकाउंटेंट भी लिखेगा सेम ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंट भी लिखेगा, तो अकाउंटेंट भी बोलेगा 15,000 डिपॉजिट हुआ, 5,000 उसमें से विड्रॉ हुआ, तो 10,000 रुपीज बचेगा। तो सर दोनों जगह पे सेम बैलेंस ही बचना चाहिए। एग्जैक्टली अगर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो इधर है वो इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो इधर है वो इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वही बैलेंस इधर भी होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ टाइमिंग डिफरेंस होती है कुछ ट्रांजैक्शंस के टाइमिंग डिफरेंस के वजह से पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैंक बैलेंस के साथ मैच नहीं होता। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कैसे मैच नहीं होगा। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, कुछ नहीं लिखना है, खाली ध्यान देना। एंड डोंट वरी, आई रिकॉर्ड डेली, आई रिकॉर्ड द लेक्चर्स, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में रिवीजन के लिए भी दे देता हूं, तो तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से सुनते जाना है। जहां पे लिखवाना है मैं बोलूंगा लिखो, और जहां पे नहीं लिखना है, सुनना है, तुमको खाली बैठ के सुनना है। अब देखो, बैंक में मैंने है ना 15,000 कैश डिपॉजिट किया, तो वो मैंने दोनों जगह पे लिख दिया। मैंने तो क्या लिखा, यहाँ पे बैंक वाले ने लिख दिया 15,000 डिपॉजिट, और यहाँ पे मैं अकाउंटेंट ने लिख दिया 15,000 डिपॉजिट। अब मैंने एक चेक इश्यू किया, मैंने क्या, तुम्हारे साइड से बोलता हूं, ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तो तुम्हारे बैंकर ने 15,000 का बैलेंस दिखा दिया, और तुम्हारे अकाउंटेंट ने भी 15,000 का बैलेंस दिखा रखा है। अभी तुमने मेरे को चेक इश्यू किया 5,000 रुपीज का। अभी तुम लोग अगर आज मेरे को आके चेक देके जाओगे, तुम मेरे हाथ में चेक देके जाओगे, तो तुम लोग तुम्हारे अकाउंटेंट को बोलोगे 5,000 का चेक इश्यू हो गया, जरा इधर से माइनस कर दे। अकाउंटेंट को बोलोगे मैंने 5,000 का चेक इश्यू किया है, सर को फीस दी है, तो ये 5,000 रुपीज जरा एंट्री कर दो, इसकी एंट्री पास कर दो और अपने अकाउंट्स के बुक से माइनस कर दो। लेकिन वो 5,000 का चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं बैंक में जब मेरे बैंक में डिपॉजिट करूंगा, लेट सपोज मेरा बैंक है HDFC बैंक और तुम्हारा बैंक है ICICI बैंक, तो तुमने मेरे को जो 5,000 का चेक दिया है वो जाके मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट करूंगा, फिर मेरा बैंक RBI के थ्रू तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा, क्योंकि तुमने चेक इश्यू किया है। और ये प्रोसीजर को 3 दिन लगता है, 2 से 3 दिन लगता है, इट टेक्स 2 to 3 days। तो तुमने जो मेरे को चेक दिया वो मेरे पास पड़ा है, मैं जाके बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तब जाके तुम्हारे बैंक से पैसा निकल के मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। जब तक नहीं आएगा, बोलो यहाँ पे 5,000 माइनस होएगा क्या? जब तक तुम्हारे बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, तुम्हारे पासबुक से कोई अमाउंट रिड्यूस होएगा क्या? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। जब तक मैं मेरे बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करूंगा, तब तक तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकल के मेरे अकाउंट में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तो अमाउंट रहेगा 15,000 का, और यहाँ पे अमाउंट कितना है 10,000। देख लो, तुम्हारे अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी, क्योंकि उसने तो जैसे ही चेक इश्यू किया ना, जैसे ही चेक इश्यू किया, बोला ये 5,000 की एंट्री पास हो जाएगी, उसने 5,000 माइनस कर दिया। लेकिन बैंक वाला माइनस तब करेगा जब उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, देख लो 15,000 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 10,000 रुपया, यहाँ पे 15,000 है। 5,000 का डिफरेंस है, तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा ही बैंक अकाउंट है, यही तुम्हारा ही अकाउंट है, अकाउंटेंट एंट्री पास कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारे अकाउंट का ट्रांजैक्शंस बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे ही ट्रांजैक्शंस को अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन
एक जगह पे तुम्हारा बैंक बैलेंस दिख रहा है 10,000, दूसरे जगह पे तुम्हारा बैंक बैलेंस दिख रहा है 15,000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 5,000, इसको अपन रिकंसाइल करेंगे। इसको मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, और इसको मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं बोलूंगा कैश बुक में 10,000 रुपीज है, लेकिन पासबुक में 15,000 रुपीज है। डिफरेंस 5,000 का, और ये डिफरेंस का रीजन बोलूंगा मैं कि मैंने चेक तो इश्यू कर दिया है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट से अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। मैंने क्या बोला? आई हैव इशूड द चेक, मैंने चेक इश्यू कर दिया है, लेकिन अभी तक वो मेरे बैंक अकाउंट से क्लियर नहीं हुआ। अगर बैंक अकाउंट से क्लियर नहीं हुआ तो मेरे बैंक में 15,000 दिख रहा है और पासबुक में दिख रहा है 10,000। तुम देखो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनाया मैंने फॉर्मेट क्या बनाया? पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर मैं लिखूंगा 10,000, उसके बाद लिखूंगा ऐड चेक इशूड बट नॉट क्लियर 5,000, तो मेरे को मिल जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये पूरे टॉपिक में मेरे को यही चेक करने का है, मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक सेम है क्या। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट के मेरे को डिफरेंस आएगा, उसके रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। कुछ रीजंस को मैं ऐड करूंगा, कुछ रीजंस को लेस करूंगा। सम रीजंस आई विल ऐड, सम रीजंस आई विल लेस। अब मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं, मेरे को आंसर देना इतने एक्सप्लेनेशन के बाद। माइक सब लोग ऑन करो, अपना अपना माइक ऑन करो। सारे लोग अपना माइक ऑन करेंगे, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर चाहिए। सबसे पहले बोलो, बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है? सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करता है। अच्छा, बैंक जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है उसको कौन सी बुक बोलते हैं हम लोग? पासबुक। और अकाउंटेंट जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है उसको कौन सी बुक बोलते हैं? कैश बुक। Am I talking about cash book, cash column? No, sir. Am I talking about cash book, cash column? No. No. No, sir. Am I talking about cash book discount column? No, No, sir. I am talking about cash book which column? Bank column. Bank column. Cash book bank column. अच्छा, cash book bank column और पासबुक में जो बैलेंस है ये सेम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर सेम रहेगा दोनों जगह पे तो मेरे को रिकंसाइल करना ही नहीं है। अरे रिकंसाइल का मतलब है दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों है वो रीजंस मेरे को ढूंढने हैं। तो अब मेरा स्टेटमेंट जो आने वाला है, यू कैन पुट ऑफ योर माइक बंद कर सकते हो। अब जो मेरा स्टेटमेंट आने वाला है, पहला स्टेटमेंट, नीचे लिखोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। मैं लिखवाता हूं, ढाई मत करो कुछ भी। हर एक चीज में समझाऊंगा, हर एक चीज में लिखवाऊंगा, अपने आप से कुछ नहीं लिखना। इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे लिखोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। Points to remember. Yes, points to remember. Put a dash and write number one. Number one. The question of reconciliation. The question of reconciliation will arise only when the question of reconciliation will arise only when
only when the balance, better write bank balance, only when the bank balance as per cash book the question of reconciliation will arise only when the bank balance as per cash book does not agree with bank balance as per passbook. Does not agree with bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. So मैंने लिखा है the question of reconciliation will arise only when the bank balance as per cash book does not agree with bank balance as per passbook. अगले लाइन पे लिखो find the reasons of difference. Same point है. Find the reasons of difference. दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा उसका रीजंस ढूंढेंगे. फाइंड द रीजंस ऑफ डिफरेंस एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. And prepare a statement of reasons known as find reasons of difference and prepare a statement of reasons known as bank reconciliation statement. Known as bank reconciliation statement. Underline the word bank reconciliation statement. ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यही है. सबका हो गया लिख के? यस एवरीवन. मैं वापस से बोल रहा हूं. बोलो क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलिएशन विल अराइज. क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलिएशन. देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा दिया. मैं अभी भी सेकंड पॉइंट पे नहीं गया हूं. मेरे को कोई घाई नहीं. घाई करके कुछ नहीं होएगा. घाई करेंगे ना तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा. क्या लिखा है मैंने? द क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलिएशन. मेरे को क्यों रिकंसाइल करने का मन में ख्याल आ रहा है? व्हाई? क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलिएशन विल अराइज ओनली व्हेन माय अकाउंटेंट मेरे अकाउंटेंट ने जो बैंक बैलेंस मेंटेन किया है कैश बुक में, वो बैलेंस मैच नहीं खा रहा है. किससे मैच नहीं खा रहा है? जो बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहा है मेरा बैंकर पासबुक में. मेरे ट्रांजैक्शंस, सेम ट्रांजैक्शंस दो जन रिकॉर्ड कर रहे हैं. दोनों के पास सेम बैलेंस आना चाहिए था. नहीं आ रहा है तो मैं रीजन ढूंढूंगा. फाइंड द रीजंस ऑफ डिफरेंस. और वो रीजंस मिल गए ना तो वो रीजंस, कुछ रीजंस ऐड होंगे, कुछ रीजंस लेस होंगे, और वो रीजन से मैं एक स्टेटमेंट बना लूंगा. और वो स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. I am asking all of you, are you all comfortable with this first point? पहला पॉइंट दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2 पर. मैं तुमको बताता हूं जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तुमको सीए फाउंडेशन का इस बार का जो एग्जाम का पेपर है वो दूंगा. तुम खुद सॉल्व करके दो.
अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो जाएगी नेक्स्ट 10 डेज में, सीए फाउंडेशन की ये एग्जाम हो जाएगी। 11th का तो तुमको आ ही जाएगा, मैं तुमको सीए फाउंडेशन का एग्जाम का पेपर दूंगा, तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को आंसर भी निकाल के दे दो। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। नाउ वी स्पीक अबाउट पॉइंट नंबर 2। लिखो कैश बुक। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना कैश बुक, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ कैश बुक को, और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ पासबुक को। कैश बुक, कैश बुक, ब्रैकेट में लिखोगे बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम। अब ये कैश बुक बैंक कॉलम क्या है, लाइन वाइन नहीं छोड़ना है। देखो मैंने नहीं छोड़ा, मैंने बोला तुम्हारी बुक मेरी बुक सेम है। कैश बुक बैंक कॉलम, यहां पे लिखोगे अवर बुक, अवर बुक मेंटेन्ड बाय, मेंटेन्ड बाय अस। हमारी बुक है, हम लोग मेंटेन करते हैं। अवर बुक मेंटेन्ड बाय अस। इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। सो मैं ऊपर लिख रहा था, बार बार लिख रहा था कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक। तो ये कैश बुक क्या है, कुछ नहीं, कैश बुक है बैंक कॉलम। कौन मेंटेन करता है, ये अपनी बुक है, हमारे अकाउंट्स के ऑफिस में हम लोग मेंटेन करते हैं। उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सो कैश बुक इज अवर बुक, हम लोग ही मेंटेन करते हैं। इट इज अवर बुक मेंटेन बाय अस एंड इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। लेकिन ये पॉइंट 2A बना दो और उसके नीचे लिखोगे 2B। दूसरा लिखोगे पासबुक, पासबुक मैं यहां पे लिखूंगा बैंक बुक, बैंक कॉलम नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा बैंक बुक, बैंक बुक। और यहां पे लिखूंगा अवर बैंक अकाउंट, अवर बैंक अकाउंट। और यहां पे लिखोगे आगे मेंटेन्ड बाय, अवर बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंकर। हमारा बैंक वो मेंटेन करता है, हमारा बैंकर मेंटेन करता है। पासबुक बैंक बुक बोलूंगा मैं, इसको बैंक बुक भी बोलते हैं, इसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और एक नाम से बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक बुक तो कोई वर्ड यूज नहीं करता, बट बैंक स्टेटमेंट कॉमनली वर्ड यूज होता है। पासबुक, बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट। मेरा बैंक अकाउंट है लेकिन मेंटेन कर रहा है बैंकर। हाँ, ये भी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट। सो मैंने 2 पॉइंट करवा दिए, 2 पॉइंट करवा दिए। क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलेशन, कब से रिकंसिलेशन में चालू करूंगा, जब मेरा बैंक बैलेंस, कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अगर पासबुक से मैच नहीं होगा ना, तो मेरे को रिकंसाइल करना पड़ेगा, क्यों मैच नहीं हो रहा, और उनके मैं रीजंस ढूंढूंगा और रीजंस ढूंढ के एक स्टेटमेंट बना लूंगा। लेकिन कैश बुक का मतलब क्या, कैश बुक बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम नहीं, कैश कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम मेरी बुक है, मेरा अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, उसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। पासबुक मेरा बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय माय बैंकर, और उसमें भी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है।
ये मैं एक एक पॉइंट्स करवा रहा हूं, मैंने 2 पॉइंट करवा दिए। अब सुनो मेरा तीसरा पॉइंट। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्या लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, एक डेट लिखी हुई है ना, 31 दिसंबर 2020। मैं तुमको बताता हूं, ऑफिसेस में, सारे ऑफिसेस में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनता है और एवरी मंथ एंड पे बनता है। मतलब जैन 31 को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनेगा, फेब 28 को बनेगा, 31 मार्च को बनेगा, 30 अप्रैल को बनेगा, 31 मई को बनेगा, जून एंड में बनेगा, जुलाई एंड में, एवरी मंथ एंड पे आज भी कंपनीज प्रैक्टिकली बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाती है। तो मैंने तो एक डेट डाली है 31 दिसंबर 2020, बट हर एक बैंक, सॉरी हर एक बैंक नहीं, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेसमैन एवरी मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता है। अच्छा, जब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता है ना, ऑफ कोर्स आजकल मैन्युअली नहीं बनता है, आजकल कंप्यूटराइज्ड बनता है, वो बहुत इजी हो जाता है। हाँ, हमको मैन्युअली आएगा तो कंप्यूटराइज में भी क्या कैसे करना है वो सीख ही लेंगे हम लोग। तो ये जो डेट लिखी हुई है ना, जब मैं कंपेयर करता हूं ना मेरे कैश बुक को पासबुक से, तो मैं एक पर्टिकुलर डेट तक ही कंपेयर करता हूं। अगर मैं दिसंबर मंथ का रिकंसिलेशन कर रहा हूं ना, तो मेरी डेट है 31 दिसंबर। अगर मैं जैन मंथ का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरी डेट होगी 31 जैन, मंथ एंड पे बनता है। फेब मंथ का अगर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो फेब 28, या लीप ईयर है तो 29। तो मंथ एंड पे रिकंसिलेशन होता है। तो तुम्हारे रिकंसिलेशन की डेट क्या है, वो डेट को पहले आइडेंटिफाई करना है। मैं बोलूंगा डिसाइड द डेट ऑफ रिकंसिलेशन, प्रॉब्लम में डेट ऑफ रिकंसिलेशन दिया रहेगा, लेकिन याद रखना जो कंपैरिजन है ना, अगर मैं 31 दिसंबर 20 का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मेरा जो कंपैरिजन होगा वो 31 दिसंबर तक का ही होगा, उसके आगे का नहीं होगा। कोई ट्रांजैक्शन अगर 1 जैन का है तो इग्नोर करना, इट इज एज गुड एज नॉट हैपेंड, याद रखना। मेरा पॉइंट है डिसाइड द डेट ऑफ रिकंसिलेशन। इफ माय डेट ऑफ रिकंसिलेशन इज 31 दिसंबर, then all transactions up to 31st December will only be considered. कोई ट्रांजैक्शन अगर 31 दिसंबर के बाद हुआ है तो वो मेरे को दिखता ही नहीं है। अपने को घोड़े को चश्मा रहता है ना, इस तरीके से, घोड़े को चश्मा ऐसा नहीं रहता है जैसा हम लोग गॉगल्स पहनते हैं। घोड़े को चश्मा ऐसा रहता है, कभी देखा रहेगा, उसको सीधा ही दिखना चाहिए, इधर इधर का नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही अपने को भी ऐसे ही दिखना चाहिए। अगर रिकंसिलेशन की डेट 31 दिसंबर की है तो अपने को 1 जैन के ट्रांजैक्शंस नहीं दिखने चाहिए, 2 जैन के ट्रांजैक्शंस नहीं दिखने चाहिए, अपने को 31 दिसंबर तक के ट्रांजैक्शंस दिखने चाहिए। अगर रिकंसिलेशन की डेट 31 जैन की है तो मेरे को 31 जैन के बाद के ट्रांजैक्शंस दिखने ही नहीं चाहिए। अगर है तो हम लोग बोलेंगे नहीं दिखा। फेब 1 को कोई ट्रांजैक्शन हुआ, हम बोलेंगे इट इज एज गुड एज नॉट हैपेंड। बोलो, रिकंसिलेशन की डेट अगर 31 मार्च है, हम लोग रिकंसिलेशन बना रहे मार्च मंथ का 31 मार्च, कोई 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन, 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन, 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन आया तो हम लोग उसको देखेंगे या इग्नोर करेंगे? हम लोग उसके इग्नोर करेंगे, देंगे या इग्नोर करेंगे। सीधा सीधा इग्नोर। हैव यू गॉट इट? सो मेरा सेकेंड पॉइंट, उर्वशी आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? बोला नहीं आया। अच्छा, ओके। नंबर 3 लिखो, डिसाइड the date of reconciliation. Decide the date of reconciliation. Decide the date of reconciliation. Full stop. All transactions up to
all transactions up to the date all transactions up to the date of reconciliation, sorry, up to the date, up to the date of reconciliation, all transactions up to the date of reconciliation should only be considered. All transactions up to the date of reconciliation should only be considered, full stop. Anything happened after the date of reconciliation, anything happened after the date of reconciliation is as good as not happening. Yes, decide the date of reconciliation. All transactions up to the date of reconciliation should only be considered. Anything happened after the date of reconciliation, is as good as not happened. Reconciliation date के बाद कुछ भी हुआ तो it is as good as not happened. तो देख लो, मैंने तुमको 3 पॉइंट्स अभी तक करवा दिए. 3 पॉइंट करवा दिए. पहला पॉइंट था क्वेश्चन ऑफ रिकंसिलिएशन विल अराइज ओनली व्हेन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डज नॉट एग्री विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. ये मेरा पहला पॉइंट था. पॉइंट नंबर 2, और अगर मैच नहीं होगा तो करूंगा क्या, मैं डिफरेंस ढूंढूंगा, रीजंस ढूंढूंगा क्यों डिफरेंस है, और वो रीजंस का मैं स्टेटमेंट बना लूंगा, और वो स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन. दूसरे पॉइंट में मैंने समझाया कैश बुक का मतलब मेरी बुक, कैश बुक का मतलब है मेरी बुक, अवर बुक. लेकिन पासबुक का मतलब है अवर बैंक अकाउंट मेंटेन बाय बैंक अकाउंट. कैश बुक मेरी बुक मैं ही मेंटेन कर रहा हूं, मेरा बैंक अकाउंट मेरी बुक में मैं ही मेंटेन कर रहा हूं, और पासबुक में मेरा बैंक अकाउंट है लेकिन मेरा बैंकर मेंटेन कर रहा है. कैश बुक में जो बैलेंस है वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, और पासबुक में भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है. फिर रिकंसिलिएशन कब बनाएंगे सर? व्हेन विल इट बी प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड? विल इट बी प्रिपेयर्ड क्वार्टरली? विल इट बी प्रिपेयर्ड सेमी एनुअली? नो, इट विल बी प्रिपेयर्ड एवरी मंथ एंड हर मंथ एंड पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा. लेकिन अगर 31 जैन का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो 31 जैन तक के ही ट्रांजैक्शन कैश बुक और पासबुक के कंपेयर करने हैं. उसके बाद 1 फेब आएगा तो इग्नोर कर देने. अगर 31 मार्च का है तो अप्रैल के ट्रांजैक्शंस नहीं, अप टू द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन जो ट्रांजैक्शंस है वो देखने हैं, और वो डेट के बाद के ट्रांजैक्शंस को अपने को इग्नोर करना है. इट इज एज गुड एज नॉट हैपेंड. इट इज एज गुड एज नॉट हैपेंड. ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया. अभी मैं एक पॉइंट और समझाऊंगा, तुम देखो. उसके बाद में मैं आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा और कल से फिर प्रॉपरली चालू करूंगा. फर्स्ट डे पे मेरे को ज्यादा नहीं लेना. फिर कल का जो लेक्चर रहेगा मेरा वो 2.5 घंटे का लेक्चर होगा, 2 hours 30 minutes का होगा. आज का लेक्चर बस एक पॉइंट और समझा के मैं स्टॉप करूंगा. फर्स्ट डे ज्यादा बर्डनाइज नहीं होना, जस्ट आई हैव स्टार्टेड. और ये टॉपिक सीखते सीखते तुम काफी कंफर्ट लेवल पे आ जाओगे. देखो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किससे किया, मैं जो समझाना चाहता हूं, मैंने ये फर्स्ट टाइम में डेट समझा दिया कि मैं हमेशा रिकंसिलिएशन एवरी मंथ एंड पे बनाऊंगा. लेकिन तुम देखो जरा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया, और कुछ रीजंस जो डिफरेंस के रीजंस थे ऐड हुए, कुछ लेस हुए, और जो आंसर आया उसको बोला मैंने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक.
पासबुक। तो ये जो स्टार्ट किया था ना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। तो अब मैं ये समझाना चाहता हूं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तुम्हारे 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, 4 अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, 4 अलग अलग एंडिंग पॉइंट हो सकते हैं। देखो मैं समझाता हूं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, मैंने पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मेरे को लिख लेने दो, मैं तुमको लिखने को टाइम दूंगा, मैं तुमको लिखने को टाइम दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। कुछ रीजंस ऐड होंगे, कुछ रीजंस लेस होंगे, और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ये पहला प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा बैलेंस एज पर कैश बुक से। कुछ रीजंस ऑफ डिफरेंस ऐड होंगे, कुछ रीजंस ऑफ डिफरेंस लेस होंगे, और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, ये पॉइंट समझाने के पहले मैं तुमको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, फिर ये पॉइंट पे आता हूं तो तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक बार ये पॉइंट को मैं पेंडिंग रख लूं। तुमने वैसे भी कुछ लिखा नहीं है, मैंने लिखने के लिए मना किया। देखो मैं तुम लोगों को एक पॉइंट और समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 लिखो, पॉइंट नंबर 4 लिखो। पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दो, वो लाइन को क्लोज कर दो। काउंट 2 लाइन्स, क्लोज इट। पेज को फोल्ड करो, मिडल क्रीज आने दो और बीच में एक लाइन बनाओ। तो पेज को फोल्ड करने का, मिडल क्रीज आने देने का और एक लाइन ड्रॉ कर देने का। ये बाजू लिखोगे कैश बुक बैंक कॉलम, ये बाजू लिखोगे कैश बुक बैंक कॉलम, और ये बाजू लिखोगे पासबुक बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक बैंक कॉलम, पासबुक बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अभी ये वाला पॉइंट समझो, उसके बाद में मैं टॉप बैलेंस पे आऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। कैश बुक और पासबुक मेरा ही बैंक अकाउंट है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड कर रहा है वो कैश बुक बैंक कॉलम बना रहा है, और मेरा जो बैंकर है वो पासबुक बना रहा है। लेकिन है ना, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है मिरर इफेक्ट, मिरर इफेक्ट। अब तुम बोलोगे सर मिरर इफेक्ट का मतलब क्या? अरे मिरर इफेक्ट का मतलब है, जब तुम लोग मिरर के सामने खड़े रहते हो ना, तो मिरर के सामने खड़े रहते हो तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। मिरर के सामने खड़े रह के देखो, तुम्हारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। कभी अपसाइड डाउन नहीं दिखे हो? मिरर के सामने खड़े हो तो मुंडी नीचे नहीं दिखेगी, जैसे खड़े हो वैसे ही दिखोगे, लेकिन राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। सेम वे कैश बुक बैंक कॉलम और पासबुक का भी मिरर इफेक्ट है। मिरर इफेक्ट का मतलब है, जो कैश बुक में डेबिट होता है ना, जो कैश बुक में डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट होता है, और जो पासबुक का क्रेडिट होता है वो कैश बुक का डेबिट होता है।
मतलब कैश बुक में डेबिट साइड, कैश बुक में डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट साइड। जब पैसा आता है ना तो हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट। कैश बुक में डेबिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट साइड, लेकिन पासबुक में क्रेडिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट साइड। पासबुक में क्रेडिट साइड को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट साइड। उल्टा होता है, उल्टा है, एकदम मिरर इफेक्ट। रिसिप्ट साइड, और बैंक की भाषा में इसको बोलते हैं डिपॉजिट्स। जब कोई चेक डिपॉजिट करते हो तो तुम लोग यही बोलते हो कि बैंक में क्रेडिट मिल गया, बैंक में क्रेडिट मिल गया। सो कैश बुक के डेबिट साइड को बोलेंगे रिसिप्ट साइड, लेकिन पासबुक में रिसिप्ट साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड। सिमिलरली कैश बुक के क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड, क्योंकि कैश बुक में मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट साइड को बोलेंगे पेमेंट साइड। सो कैश बुक में क्रेडिट साइड को बोलेंगे पेमेंट साइड, लेकिन पासबुक में डेबिट साइड को बोलेंगे पेमेंट साइड। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं पेमेंट साइड। डेबिट साइड इज नोन एज पेमेंट साइड। सो कैश बुक और पासबुक दोनों का साइड अलग होता है, दोनों में मिरर इफेक्ट होता है, एग्जैक्टली मिरर इफेक्ट होता है। बोलो कैश बुक डेबिट साइड। ऑल ऑफ यू जरा माइक ऑन करना और मेरे को आंसर चाहिए। बोलो कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक दोनों सेम होता है कि ऑपोजिट होता है? ऑपोजिट। Opposite. कैश बुक का डेबिट साइड को हम लोग कौन सा साइड बोलते हैं? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड। लेकिन पासबुक में रिसिप्ट साइड कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट। क्रेडिट। इसका मतलब है कैश बुक में डेबिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट साइड, और पासबुक में क्रेडिट को बोलते हैं रिसिप्ट साइड। और कैश बुक में क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड, और डेबिट साइड को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे डेबिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और एक पॉइंट नंबर 5 में और एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो टॉप बैलेंस है ना, टॉप बैलेंस, ये देखो, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन में स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं टॉप बैलेंस, इसको बोलते हैं टॉप बैलेंस। और ये जो एंड है इसको बोलते हैं हम लोग एंडिंग पॉइंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट टॉप बैलेंस, और ये है एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट किससे किया, एंड किससे किया? जिससे स्टार्ट किया उसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको एंड किया उसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ पे मेरा है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मैं अब यहाँ पे यही समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे प्रॉब्लम में चार स्टार्टिंग पॉइंट आ सकता है और 4 एंडिंग पॉइंट आ सकता है। 4 स्टार्टिंग पॉइंट और 4 एंडिंग पॉइंट लिखो। बस ये पॉइंट लिखा के हम स्टॉप कर देंगे। लिखो पॉइंट नंबर 5, उसके नीचे मैंने क्लोज किया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद लिखोगे ऐड, लेस, और उसके नीचे लिखोगे एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, क्लोज करो और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 और 4। तुम्हारे प्रॉब्लम में 4 अलग अलग तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आएंगे। चार सिचुएशन क्रिएट होगी, 4 अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होगी। चार अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। यस, सबने लिख दिया यहां तक?
Yes, everyone completed up till here. Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. अब क्या क्या आने वाला है वो सुन लो। बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स लेस होंगे और आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखोगे। कभी कभी तुम लोग स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर पासबुक से, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ आइटम्स ऐड होगा, कुछ आइटम्स लेस होगा और आंसर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर आप आंसर क्यों लिख रहे हो? अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से आया है तो ये आंसर के जगह पे लिखो ना सर बैलेंस एज पर पासबुक, या बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो यहाँ पे लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। अरे लिखूंगा, लेकिन ये हमेशा वैसा नहीं होएगा, यहाँ पे कुछ समझाना है इसलिए ऐसे लिखा। तुम्हारा जो बैंक बैलेंस होता है ना, दो टाइप का बैलेंस होता है, एक तो होता है बैलेंस और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एक तो होता है बैलेंस और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या बोला मैंने? बैंक बैलेंस दो टाइप का होता है, एक तो होता है बैलेंस और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या है, ये मेरे को समझाना पड़ेगा। व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस? हाँ, क्या होता है वो मैं बाद में समझाऊंगा। जरा यहाँ पे और एक चीज लिख लो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम लेस होंगे और आंसर आ जाएगा। और एक तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स लेस होंगे और आंसर आ जाएगा। मतलब तुम्हारे चार स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तुम्हारा प्रॉब्लम ये चार स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो सकता है। ऐड लेस होने के बाद में जो आंसर आएगा उसको क्या बोलने का है वो डिस्कशन बाकी है, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन वो समझाने के लिए क्या बैलेंस होता है, क्या ओवरड्राफ्ट होता है, वो सब समझाना पड़ेगा। मेरे को लगता है आज के लिए बहुत हो गया, मैं ये वाला पॉइंट इधर ही स्टॉप कर रहा हूं। मैंने खाली ये बता दिया कि चार स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम्हारा प्रॉब्लम चार स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो सकता है और उसका जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, वो आंसर को क्या बोलेंगे। टॉप बैलेंस चार हो सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो जो आंसर आएगा वो भी चार हो सकता है, आंसर भी चार हो सकता है। वो आंसर क्या है यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, अगला लेक्चर यहां से कंटिन्यू होगा। फर्स्ट लेक्चर में मेरे को बहुत ज्यादा चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करना। तो आज के लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पॉइंट नंबर 1, कि हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते ही क्यों है। क्योंकि हमारा बैंक का अकाउंट दो जन मेंटेन करते हैं, और अगर दो जन मेंटेन कर रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन तो सेम अमाउंट आना चाहिए, बैलेंस सेम आना चाहिए, नहीं आता है तो हम उसका रीजंस ढूंढते हैं और रीजंस का एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक हमारा अकाउंटेंट मेंटेन करता है, पासबुक मेरा बैंक वाला मेंटेन करता है। दोनों में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैश बुक में भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, पासबुक में भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। रिकंसिलिएशन मंथ एंड पे बनता है और वो डेट तक के ट्रांजैक्शन को ही रिकंसाइल करना है, उसके आगे के ट्रांजैक्शन हमको नहीं दिखते। कैश बुक पासबुक एकदम उल्टा होता है, कैश बुक का डेबिट साइड को रिसीट्स बोलते हैं तो पासबुक के क्रेडिट साइड को रिसीट्स बोलते हैं। कैश बुक के क्रेडिट को अगर पेमेंट्स बोलते हैं तो पासबुक के क्रेडिट डेबिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। एकदम उल्टा होता है, एकदम उल्टा होता है। और दूसरा, चार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, चार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक,
बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इनके एंडिंग पॉइंट क्या होंगे वो डिस्कशन मैं स्टॉप कर रहा हूं।